बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अहमद रज़ा फ्रॉम यूनिक कॉलेज एज अ लेक्चरर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। सो आज की जो डिस्कशन है हमारी वो कोड 1209 से रेलिवेंट है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिजनेस स्टडीज़ है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से तमाम तलीमी इदारे बंद हैं। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने एक स्टेप लिया, एक इनिशिएटिव लिया ताकि आप लोगों को घर बैठे बिठाए आपके इंटरनेट के ज़रिए आप लोगों को सारे पेपर्स की एक्सेस हासिल हो। तो इसमें डेली बेसिस पे आप लोगों को एक पेपर अपलोड किया जाता है। द वेरी नेक्स्ट डे यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पे ये जो की होती है उस पेपर्स की वो हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और पूरी कायनात को इस वबा जो कोरोना से रेलिवेंट है इससे हमें निजात अता फरमाए और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमारे तमाम कॉलेजेस, स्कूल्स ताकि ओपन हो, ताकि हमारे बच्चों का जो तलीमी खर्च है उसको क्लियर किया जा सके। अच्छा मेरा बेटा, सबसे पहले हम लोग पेपर्स की कोई डिस्कशन के हवाले से आपको लोगों को बताता चला जाऊँ कि हमारे पेपर्स का जो पूरा पैटर्न है उसमें टोटल 8 MCQs हैं, 13 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 13 × 2 = 26 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दैट बिलोंग्स टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसके परसेंटेज के हवाले से इसे 6 मार्क्स में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो पोर्शन है 8 MCQs का वो हम डिस्कस करते हैं। हमेशा जब भी आप MCQ सॉल्व करें एक चीज़ ख़ास ख्याल रखा करें कि MCQs के अंदर जो 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं वो किसी हद तक मिलती जुलती होती है। हमने कोशिश करनी है कि राइट ऑप्शंस के ऊपर अपना माइंड टेम्परामेंट और कोशिश करें कि उसकी सारी ऑप्शंस को एक दफ़ा पढ़ें, फिर उसके बाद जो राइट ऑप्शन है उसको करें। जल्दबाजी नहीं करनी। तो सबसे पहला MCQs जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है द वर्ड स्टेटिस्टिक्स मे हैव बीन ड्राइव्ड द वर्ड स्टेटिस्टिक्स मे हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड। तो मेरा बेटा जर्मन वर्ड्स इसके अंदर बेसिकली 4 ऑप्शन क्लियर हैं। सबसे पहले स्टेटस, स्टेटिस्टिक, स्टेटस और स्टेटिस्टिक्स। तो राइट ऑप्शन जो इसके अंदर जर्मन वर्ड्स के अंदर जो यूज़ की जाती है वो है स्टेटिस्टिक, STATISTIK। समझ लगी मेरा बेटा। इसी तरह हम सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो मेरे पास गिवन है कहता है स्टेटिस्टिक्स इज ऑलवेज। तो राइट ऑप्शन इज एग्रीगेट फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर 2 फिक्स्ड, नंबर 3 ऑलवेज कंटिन्यू और नंबर 4 मेरा बेटा क्या ऑलवेज ट्रू। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन जो हमें हो रही है वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि जो स्टेटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है ना ये हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस करता है। हमारे फैक्ट्स कितने हैं, हमारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू कितनी है, हमारी फिगर्स कितनी है। फिगर्स में सारे के सारे हमारे पास टेबुलेशन फॉर्म में जैसे पाई चार्ट है, बार चार्ट है या इसके अलावा हिस्टोग्राम है, हिस्टोरिग्राम है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो सो स्टेटिस्टिक्स ऑलवेज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेट्स सी, हम थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल इस वर्ड के ऊपर आपने फोकस करना है। एक दूसरा वर्ड आपके पास है वेरिएबल। अब वेरिएबल जो होता है दैट इज जो चेंज हो जाता है, वेरी करता है, और जो क्वालिटेटिव है ये खूबी को डिस्क्राइब करता है। यानी कि क्वालिटेटिव ऐसा डाटा मेरा बेटा होता है जो न्यूमेरिक्स के अंदर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का आई कलर है, जैसे किसी का हम रिलीजियस फैक्टर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पहली ऑप्शन है पैरामीटर। पैरामीटर आपको बताता चला जाऊँ, पैरामीटर मेरा बेटा कहता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाती है दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। नंबर 2 स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक होता है जो हम लोग सैंपल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उसे स्टेटिस्टिक कहते हैं। थर्ड एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट बेसिकली एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, खूबी को डिफाइन करते हैं। तो सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी अ क्वालिटेटिव वेरिएबल दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसी तरह द नेक्स्ट एंड फोर्थ जो हमारे पास MCQs है वो कहते हैं नंबर ऑफ फर्ज इन 5 प्रेयर्स, यानी कि 5 नमाजों के अंदर नंबर ऑफ फर्ज। अब देखिए सबसे पहले कांस्टेंट किसी हद तक मुझे रेलिवेंट लग रहा है क्योंकि फर्ज कांस्टेंट होते हैं। एक नंबर 2 वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है चेंज होते रहते हैं। अब फर्ज तो चेंज नहीं होते। जैसे फजर की नमाज में 2 फर्ज है, जोहर की नमाज में 4 हैं, असर में 4 हैं, इसी तरह मगरिब और इशा के अंदर 3 और 4 का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद एट्रीब्यूट्स खूबी पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब यहाँ पे कांस्टेंट अगर तो सिंपल लिखा होता है नंबर ऑफ फर्ज
इन फिक्स्ड, जैसे फॉर फजर की नमाज है तो हम यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन आती है दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। लेकिन क्योंकि हम आगे 5 प्रेयर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट होता है जो काउंटेबल हो, और वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ये तब्दील भी हो रहे हैं और फिक्स भी, काउंट भी है। तो इसका मतलब है दिस इज राइट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट वेरिएबल। आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह नंबर 5th MCQ जो मेरे पास दिया, कहते हैं इन अ क्लास 60 to 70, यानी कि हमारे पास एक क्लास गिवन है, ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये मेरे पास मेरा बेटा क्या है अपर लिमिट। शाबाश। तो उसने मुझे पूछा है कि व्हाट इज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क्स मेरा बेटा x को कहते हैं। x का मतलब होता है a + b/2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, जो आंसर आएगा द डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर 60 + 70 इज 130। 130 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो राइट ऑप्शन मेरे पास बेटा क्या आएगी 65। द नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम। अब सबसे पहले देखो, उसने कहा मेरे पास कोई डाटा अरेंज किया हुआ है, जैसे मैंने रोज और कॉलम में डिस्क्राइब किया। जब रो क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंडीशन है, और वर्टिकल के अंदर जब आप लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉलम। तो इसका मतलब है जब रो और कॉलम को डिस्क्राइब करते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास एक टेबल की फॉर्म बनती है। तो राइट ऑप्शन दैट इज बिलोंग्स टू द टेबुलेशन। एंड द 6th, दिस इज कॉल्ड द हिस्टोरीग्राम। ये आगे जाके मैं शॉर्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोरीग्राम क्या होता है? पहले उसने पूछा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इससे बिलोंग नहीं करती। नेक्स्ट टाइम सीरीज। अब बेसिकली टाइम सीरीज के ऊपर उसने फोकस किया हुआ है। मेरा बेटा टाइम सीरीज का जो ग्राफ बनता है दिस इज कॉल्ड द हिस्टोरीग्राम। आगे जब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पे बस आप यही याद रखें कि हिस्टोरीग्राम का जो भी ग्राफ बनेगा दैट इज नेम्ड एज टाइम सीरीज। एंड द लास्ट ऑप्शन, द लास्ट MCQ दैट इज कॉल्ड टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब। ये पाई चार्ट है हमारे पास, जैसे आप क्रिकेट की ग्राउंड में ओवल शेप बनी होती है जहाँ पे पीछे है, तो वो कहते हैं कि आप लोग इसकी जो टोटल एंगल है ना वो डिस्क्राइब करो। तो आपको पता है सर्कल के अंदर जब हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो टोटल एंगल हमेशा किसके बराबर होता है 360 के बराबर। आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो मेरा बेटा कोशिश करनी है कि जब भी आप MCQ सॉल्व करें पहले इसके चारों ऑप्शंस को पढ़ें। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो राइट ऑप्शन है उसको टिक करें। ये नहीं कि जल्दबाजी में उकड़ बुकड़ फंबा फो 80 90 पूरा 100 और आंसर दे दिए, ऐसे नहीं करना। कोशिश करें बिल्कुल माइंडसेट उसके ऊपर फोकस करें और जो रेलिवेंट आंसर है उस पर टिक कर दिया करें। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। हाँ जी, तो मेरा बेटा पेपर का जो सेकंड फेज है वो बेसिकली बिलोंग्स करता है शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसके अंदर जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो 13 शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 × 2 = 26। हमेशा बोर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप डिफ़ाइन करें किसी चीज़ को, कोशिश करें कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दें और अगर पॉसिबल हो तो उसके एक आध एग्जांपल्स भी कोड कर दिया करें। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे मार्क्स होते हैं वो 100% में मिल जाते हैं। बात करते एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं, कुछ होते हैं जो शायद उसके एग्जाम्पल्स को भी कोड करना होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डिफरेंशिएट दिया हो, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन हो, दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट हो, दो चीज़ों को साथ पैरेलल लेके चलना हो, तो उस सूरत में जब आपने कोशिश करनी है कि दो तरीके होते हैं कि सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखें, उसके बाद हम उस वाइल का वर्ड यूज़ करके नए पैराग्राफ में दूसरी डेफिनेशन लिख दिया करें। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि पेज के दोनों साइडों पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई, राइट साइड में हमारे पास दूसरी डेफिनेशन, के दरमियान में एक लाइन लगा सकते हैं। तो डिफरेंट वेज होते हैं जब भी आप डिफाइन करें, लेकिन कोशिश करें कि पूरा इस तरह पेपर अटैम्प्ट करें कि 100% आपको मार्क्स मिल सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जैसे आपको पता है कि इसके जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 दोनों को हमने इकट्ठा किया हुआ है, दोनों को मिक्स हमने इसको डिफरेंशिएट किया। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। तो मेरा बेटा स्टैटिस्टिक्स को जब आप डिफाइन करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली 4 चीज़ों पे बेस करती है। कहता है स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन कहता है स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डाटा, नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, नंबर 3 एनालिसिस डाटा, और नंबर 4 मेरा बेटा दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो मैंने 4 वर्ड्स यूज किए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कलेक्शन। तो सबसे पहले हम जो भी काम करते हैं कलेक्शन करते हैं,
फिर हमारे पास जो अगली वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन। नंबर 3 मेरा बेटा क्या मैंने बोला था, एनालिसिस। और नंबर 4 दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। सो इसका मतलब है ये 4 चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो फिर मेरे पास कुछ चीज़ कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ है डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने कोई चीज़ बनानी है, एक चाय बनानी है, तो चाय के लिए सबसे पहले मेरे पास कलेक्शन होनी चाहिए। किसकी? मेरे पास चाय की पत्ती है, पानी है, दूध है, आग है, माचिस है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसके बाद सबसे पहले मेरे पास कलेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद प्रेजेंट, मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले, कौन सी चीज़ उसके बाद, कौन सी चीज़ उसके बाद मैंने करना है। तो एक मैं तरतीब सी बना लेता हूँ। नंबर 3 एनालिसिस। एनालिसिस में आपने चाय बना ली। अब एनालिसिस में आपने ये देखना होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ लोग होते हैं जिन्होंने चाय की पत्ती तेज़ पीनी होती है, कुछ लोग होते हैं जो इस कलर लाइट रखना चाहते हैं, कुछ लोग शुगर कम लेना चाहते हैं, कुछ। तो इसमें हम लोगों ने एनालिसिस करना होता है कि किसको हमने किस तरह से मेंटेन करना है। और फोर्थ वन होता है कि जब आप एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस को व्यूज़ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय बनी, उसके बाद एक वर्ड आता है चाय बहुत अच्छी बनी। तो किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर देना, किसी चीज़ को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। तो स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन बनी, कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डेटा। नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नंबर 3 एनालिसिस ऑफ डेटा। और नंबर 4 मेरा बेटा क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इस ये राइट डेफिनेशन है। कोशिश करें कि प्रॉपर इन 2-3 स्टेटमेंट्स के अंदर इसे एक्सप्लेन कर दी जाए। द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड, कहते हैं डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिक्स इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो मेरा बेटा बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की 2 काइंड्स होती हैं। आप लिखेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नंबर 1 बिलोंग्स टू डिस्क्रिप्टिव एंड नंबर 2 दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें बेटा याद रखना है कि स्टैटिस्टिक्स की जो पहली 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करें तो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू द कलेक्शन, नंबर 1। नंबर 2 मेरा बेटा क्या है, प्रेजेंटेशन। और नंबर 3 एनालिसिस। जहां तक जब आप इसको डिफाइन करते हैं तो ये पहला जो पोर्शन बना दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। और अगर इसके बाद उसने पूछा है इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेंशियल बेसिकली हम कहते हैं असर को, असरात को। तो कहते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो क्या कहता है ड्रॉ इन्फ्रेंस। ये वर्ड याद रखना आपने, ड्रॉ इन्फ्रेंस। कहता है ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ सैंपल। यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि आप लोग अपनी पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रॉ करते हैं। सैंपल्स को ड्रॉ करते हुए आप कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ व्यू देते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन में से हम क्रिकेट टीम कुछ लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उन क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करने के बाद हम उनके ऊपर कुछ व्यूज देते हैं। जो व्यू देते हैं दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो पहली 3 चीज़ें जिसमें आप कलेक्शन की, प्रेजेंटेशन की, एनालिसिस की, यहाँ तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। और कहते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप लोग इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं अबाउट पॉपुलेशन, अपनी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, ऑन द बिहाफ ऑफ सैंपल। सैंपल से रेलिवेंट होगा, दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो मेरा बेटा पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन कहते हैं एज अ होल। एक वर्ड इसके अंदर याद रखा आपने, क्या? एज अ होल। तो जब आप एज अ होल किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। समझ लगी ना मेरा बेटा? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का जो डाटा होगा वो हॉस्पिटल्स के जितने भी पेशेंट्स होंगे उनसे रेलिवेंट होगा। तो इसका मतलब है हॉस्पिटल के जो पेशेंट हैं वो मेरी क्या, डॉक्टर्स की क्या होगी? पॉपुलेशन। इसी तरह एक टीचर है, टीचर की जो पॉपुलेशन उसकी क्लास है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आईकॉम के जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के हैं ना, वो मेरी पॉपुलेशन है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं फ्रूट की, तो दुकानदार के हिसाब से जो पॉपुलेशन होगी वो एप्पल्स हैं, मैंगो हैं, बनानास हैं, व्हाट्सएवर, ये सारी चीज़ें आ गई। तो सो पॉपुलेशन ये चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ को होल डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर उसका सब पार्ट ले लेते हैं, जब आप सब पार्ट के हवाले से डिस्कस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। जैसे रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैंपल। यानी पॉपुलेशन का सब पार्ट ले लें, ठीक है? जब आप सब पार्ट लेते हैं दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। मेरे पास एक बुक है,
बुक के अंदर 100 पेजेस हैं, तो 100 पेजेस दैट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, और उसका एक पेज ले लें तो दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। तो सो आप इसको इस तरह डिस्क्राइब कर दें, कोशिश करें पेज के दरमियान 2 पार्ट्स में कर लें या दरमियान में पैराग्राफिकल शेप के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होती है? अब याद रख लें, एक चीज जो पर्सन टू पर्सन, यहां पे मैं लिख देता हूं हेड नोट के अंदर, पर्सन टू पर्सन एक, फिर आ सकता है प्लेस टू प्लेस, गुड, टाइम टू टाइम। तो मेरा बेटा ये 3 वर्ड हैं जो मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि पर्सन टू पर्सन, जब कोई चीज पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। पर्सन टू पर्सन का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्वाफेना की बोतल है, ये पानी की बोतल है, राइट, मैंने दूसरे बंदे को दी, क्या इसका नाम चेंज हो गया? तो एक बंदे से दूसरे बंदे को पानी की बोतल दी तो नो चेंज, एक चीज। दूसरा प्लेस टू प्लेस, मैंने एक्वाफेना की बोतल थी, यहाँ से कराची भेज दी, क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी? क्या इसकी रंगत चेंज हो जाएगी? नहीं। तो जो प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं हुआ। इसी तरह टाइम टू टाइम, सुबह शहरी में इस बोतल के अंदर पानी पड़ा हुआ था, अभी भी उतना ही पानी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है हम इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अ वेरिएबल which does not change from person to person, from place to place or time to time, जो चीज़ें चेंज नहीं होती दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। और इसको बिल्कुल वाइस वर्सा कर दो कि जो चेंज होती रहती है, जैसे कि पर्सन टू पर्सन चेंज होगी, प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, टाइम टू टाइम चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। सुबह शहरी में टेम्परेचर और था, अब और है, क्या हुआ? ओके जी। उसके बाद प्लेस टू प्लेस, यहाँ पे जब कोई चीज़ प्रोडक्ट बनी थी तो उसकी क्वालिटी और थी, हमने क्या हुआ कि किसी दूसरी जगह भेजी तो वहाँ पे उसका सिस्टम को डेवलप और था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज होता है दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल, जो तब्दील नहीं होता दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो मेरा बेटा कोई भी चीज़ जो न्यूमेरिकल में डिस्क्राइब ना की जाए, क्या मेरा बेटा, क्या मैंने बोला, जो न्यूमेरिकल डिस्क्राइब ना की जाए, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल लवशिप, आप अपनी मदर से कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी मदर कहती है कितना प्यार करते हो, तो आपसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, 2 किलो करते हैं, 10 मीटर करते हैं, इतना सारा करते हैं, कितना करते हैं, यू कैन नॉट डिस्क्राइब। तो जो चीज़ डिस्क्राइब नहीं की जाती दिस इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। और द थिंग विच आर डिस्क्राइब इन न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे टेम्परेचर है, राइट, जैसे किसी की हाइट है, गुड, जैसे किसी का टाइम कैलकुलेशन है, ये सारी चीज़ें हम न्यूमेरिक्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो डिस्क्राइब कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, और जो डिस्क्राइब नहीं कर सकते दिस इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव वेरिएबल। आई थिंक क्लियर हो गया। तो कोशिश करें मेरा बेटा इसको पहले डिफाइन करें और एक आध इसकी एग्जाम्पल्स भी साथ दे दीजिएगा। इसके बाद डेटा आता है प्राइमरी डेटा। यहाँ 2 क्वेश्चन पेपर में बन सकते थे कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या फ़र्क होता है, लेकिन पेपर में इसने यहाँ भी जो डिस्क्राइब किया वो कहता है डिफाइन प्राइमरी डेटा एंड इट्स सोर्सेज। कहते हैं डेटा विच इज़ इनिशियली कैलकुलेटेड, क्या मेरा बेटा, इनिशियली, इनिशियली का मतलब है पहली दफ़ा, इनिशियली कैलकुलेटेड या कलेक्टेड, और उसके ऊपर डज नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिकल ट्रीटमेंट, यानी कि आप कोई डाटा लेते हैं और उसके ऊपर किसी किस्म की एडिटिंग नहीं करते, उसके ऊपर किसी किस्म का सिस्टम डेवलप नहीं करते, उसके अंदर चेंजिंग नहीं करते। तो जो चेंज नहीं करते दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक मूवी बनाते हैं, जैसे आजकल फेसबुक के ऊपर बच्चे मूवी बनाते हैं, तो आप एक मूवी बनाते हैं तो एज इट इज़ अगर आपने उसे जैसे पकड़ा वैसे पेस्ट कर दिया तो सो दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा। जैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, लाइव ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, तो वहाँ से हम लोग लाइव चैनल्स लाइव क्रिकेट को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर हम उसकी हाइलाइट्स देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसने एडिटिंग की होती है। वो एक दिन का मैच था, उसने हार्डली आपको 1 घंटे में आपको दिखा दिया, या उसके अंदर कोई डेंटिंग पेंटिंग कर दी, उसके ऊपर स्टैटिकल ट्रीटमेंट लगा दी, तो दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी डेटा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, डिफाइन प्राइमरी डेटा। तो सो एज अ डेटा विच इज इनिशियली कलेक्टेड एंड डज नॉट
undergone any statistical treatment that is called the primary data। इसके सोर्सेज हैं, रजिस्ट्रेशन है, क्वेश्चनरी मेथड्स है। नादरा जैसे आप नादरा के ऑफिस जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका थंब इम्प्रेशंस लेते हैं, आपके सिग्नेचर्स लेते हैं, आपका सब कुछ, तो सारी चीज़ें पहली दफ़ा जो ली जाती हैं दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी डाटा। बाद में एक आईडी कार्ड की शक्ल में आपको डेंटिंग पेंटिंग सारी चीज़ें प्लेस करके एक छोटा सा आईडी कार्ड आपको शो कर दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। तो ये इसी राइट डेफिनेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट है एडिटिंग ऑफ डाटा। एडिटिंग के बारे में आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। कहते हैं एडिटिंग इज अ डाटा टू रिमूव एनी डिस्क्रिपेंसीज एंड एरर इन द फ्रेमवर्क। आपने कोई काम किया था, ओके जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी लिखने के बाद आप उसे दोबारा रीड आउट करते हैं, रीड आउट करने के बाद आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कुछ वर्ड गलती से गलत लिखे गए हैं या कुछ को हमने कटिंग करनी है, तो आप उसकी एडिटिंग करती हैं, चेंज करते हैं, तो सो दिस इज कॉल्ड एडिटिंग डाटा। तो कहते हैं एडिटिंग ऑफ डाटा टू रिमूव कोई भी डिस्क्रिपेंसीज है या कोई एरर रह जाती है उसको खत्म करने के लिए जो भी काम किया जाता है दिस इज कॉल्ड द एडिटिंग ऑफ डाटा। तो नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसीजर, एक प्रोसेस है, ठीक है, जो क्या करता है आपके अरेंजिंग डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस, अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटीज। यानी कहने का मतलब है उनके अंदर जो मिलती जुलती चीजें हैं उनके अंदर जो एफिनिटीज है उसको सामने रखते हुए जब हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। इसकी बेसिकली 4 काइंड्स है बेटा। सबसे पहले क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल। क्वालिटेटिव में आप खूबियों को डिस्क्राइब कर देते हैं, क्वांटिटेटिव में आप ऐसी चीजें जो नंबर्स में डिफाइन की जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल टाइम के हवाले से जब आप किसी चीज को डिस्कस करते हैं दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल, एंड द लास्ट वन दिस इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल का मतलब है प्लेस के लिहाज से, लाहौर के अंदर क्या सिस्टम है, कराची के अंदर क्या है, सिडनी के अंदर क्या है। तो जब आप किसी डाटा को प्लेस के लिहाज से, जियोग्राफिकल लिहाज से डिस्कस करेंगे तो दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। एंड द नेक्स्ट वन टेबुलेशन। टेबुलेशन बेटा क्या होता है? टेबुलेशन कहता है कोई भी चीज अरेंजिंग डाटा था इनटू रो एंड कॉलम एक्सप्लेन कर दे। एक टेबल बना दिया, ये एक टेबल, ठीक है, टेबल्स को बनाकर आप लोगों ने उसके अंदर चीजें पुटअप कर दी, दिस इज कॉल्ड द टेबल, लाइक अ टेबुलेशन। अब टेबुलेशन के एक पार्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके ढेर सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले उसने कहा टाइटल बयान कर दे, उसके बाद इसका होता है कॉलम कैप्शन आ सकता है, इसी तरह मेरा बेटा रो कैप्शन इसका आ सकता है, इसके बाद बॉडी आ जाती है, इसी तरह फर्दर हम इसके फुट नोट है, सोर्स नोट है, ये सारे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है टाइटल, किसी भी टाइटल जैसे अहमद एंड कंपनी, ओके जी ये हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद कॉलम, कॉलम की जो हेडिंग होती है दिस इज कॉल्ड द कॉलम कैप्शन। इसी तरह रो की जो हेडिंग होगी दिस इज कॉल्ड द रो कैप्शन, और दरमियान में जो भी आप डाटा डिफाइन करेंगे तो ये मेरे पास मेरा बेटा दिस इज कॉल्ड द बॉडी। अब आई थिंक क्लियर हो गया। इसी तरह इसके कुछ फुट नोट होते हैं, सोर्स नोट होते हैं, जाएंगे इससे रेलिवेंट कुछ भी आप एक्सप्लेन करते हैं वो इसके अंदर हम लिख देंगे। इसके बाद बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड में आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। बड़ा आसान सा, द डाटा विच हैज फ्रीक्वेंसी दिस इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा, और ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती दिस इज कॉल्ड द अनग्रुप डाटा। जैसे मैं कहता हूँ कि अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, ओके अब मैं कहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके आगे मुझे रिजल्ट्स लिख के दें कितने परसेंट है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। ठीक है मेरा बेटा। सो नेक्स्ट है हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम में क्या फर्क होता है। वो कहते हैं द ग्राफ विच इज रिलेटेड टू द टाइम सीरीज डाटा दिस इज कॉल्ड द हिस्टोरीग्राम, एंड द डाटा विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द टाइम सीरीज डाटा दैट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। हिस्टोरीग्राम में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, मैं कहता हूँ 1920 का डाटा है, फिर 1921, 22, 23, 24, 25 सेम ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द हिस्टोरीग्राम। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1920 का डाटा पहले, फिर मेरे पास 1924 का है, फिर मेरे पास डाटा 1930 का है, तो इसका मतलब है एक तरतीब से जो मेरे पास कैलकुलेशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे डाटा को हम जब डिस्क्राइब करेंगे दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। यानी मैं आसान वर्ड्स में कह देता हूँ कि मेरा बेटा एक सीरीज ऑफ टाइम के हवाले से जब डाटा दिया होगा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे हिस्टोरीग्राम, जब सीरीज में नहीं होगा तो दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। द लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड द पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ द डायग्राम दिस इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। तो इसका जो टोटल एरिया होता है दिस इज कॉल्ड मेरा बेटा 360 डिग्री, और इसके अंदर जो एक फार्मूला यूज किया जाता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर बने होते हैं ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास जो सिलेक्शन होती है वो आ जाएगी डिवाइडेड बाई इन कंपोनेंट बार, कंपोनेंट
पार्ट डिवाइडेड बाई 360, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, ये पार्ट डी है, तो जब आप इसे डिस्क्राइब कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। तो ये मेरा बेटा टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन थे। होप सो बड़े अच्छे तरीके से आपने अटैम्प्ट किए होंगे। ठीक है, आपने अपने सारे पेपर्स को, जितने भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ 1 बाई 1 क्वेश्चंस को रीड करना है, पहले सुनना है, उसको देखना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चंस पेपर को चेक करना है कि आइदर आपने किस हिसाब से उसे असेस किया हुआ है। तो सो बेस्ट विशेस हमेशा की तरह। अब हम इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, वो हार्डली 2 से 3 मिनट में वो भी अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो सो अब हम जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, तो मेरा बेटा अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, कहते हैं ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फेसेस होते हैं, पहले आप समझ भी लीजिएगा। सबसे पहला फेस होगा हमारे पास क्लास गिवन होगी, क्लास है 10 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड सो ऑन। इसी तरह सेकंड जो दिया हुआ दिस इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। याद रखिए मेरा बेटा, जब भी आपने हिस्टोग्राम बनाना होता है तो हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ क्लास बाउंड्री बनानी कैसी होती है। तो क्लास बाउंड्री जब भी मेरा बेटा आप बनाएं तो आपकी क्लास यानी जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट, और जो लोअर क्लास है जो नेक्स्ट वन है तो उसकी लोअर लिमिट को आप लोगों ने इसका डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंस देखना होता है। तो दोनों के दरमियान मेरा बेटा कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 को कर दे 2 पे डिवाइड, जब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.5। तो इसके लिए आसान सा वे होता है कि आप लोग मेरा बेटा क्लास की जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर दें। जैसे 10 माइनस 0.5 इज 9.5, और 20 में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20.5। इसी तरह 20.5 टिल 30.5, 30.5 टिल 40.5 एंड सो ऑन। तो इसके जब आपने ग्राफ को ड्रॉ करना होता है तो मेरा बेटा इसके लिए रूल क्या होता है? हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस, x एक्सिस पे हमेशा आपकी क्लास बाउंड्री आएंगी, और y एक्सिस के ऊपर हमेशा हमारे पास फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। इसमें जब आप इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास जिस इज कॉल्ड द 9.5 एक, दूसरा मेरे पास क्या है द नेक्स्ट वन से जो हमारे पास क्या आ गया दिस इज कॉल्ड द 20.5। तो ये मेरे पास क्या आ गया? दिस इज कॉल्ड द 20.5। इसी तरह हम लोग आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 30.5। देन मेरा बेटा क्या आएगा? 40.5। देन क्या आएगा जी? 50.5। देन मेरे पास क्या है जी? 60.5। तो इस तरह आप क्लासेस बना लेंगे, और जब आप फ्रिक्वेंसी प्लॉट करेंगे तो इसमें भी आपने क्या करना है? दिस इज फॉर देम दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दैट इज द 40। तो इसमें सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो कहते हैं 9.5, यानी 9.10 से 20 तक जो हमारी क्लास थी तो इसकी लोअर लिमिट थी 9.5 to 20.5। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये मेरे पास पहली वैल्यू दी थी दिस इज इक्वल टू 10, ये मेरे पास 10 का डायग्राम बन गया। ओके इसी तरह 20.5 से 30.5, तो 20.5 से 30.5 जो डाटा दिया हुआ दिस इज इक्वल टू 20, ये मेरे पास 20 तक प्लॉट कर लेंगे। तो जब इसे प्लॉट करेंगे तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। इसी तरह 30.5 से लेकर 40.5 तक जो डाटा दिया हुआ है ये 40 के बराबर है, तो इसे आप इस तरह ऊपर ले जाएंगे, ये मेरे पास जो डाटा बनेगा ये 40 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 40.5 से 20.5 तक 50.5 तक डाटा मेरे पास बेटा दिया हुआ है 20 के बराबर है, तो ये मेरे पास इस तरह इसको हम प्लॉट कर देंगे। और इसी तरह लास्ट जो दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 10, तो ये 10 तक डिस्क्राइब हो। तो ये मेरे पास है हिस्टोग्राम बनाने का आसान तरीका। याद रखें हिस्टोग्राम जब भी बनाते हैं ये एडजेसेंट रेक्टेंगल होती है, यानी एक रेक्टेंगल के साथ दूसरी रेक्टेंगल इसके अंदर मर्जिंग की जाती है। तो ये इसका राइट वे होता है, कोशिश करें इस तरह इसको प्लॉट कर दें ताकि इसके अंदर थोड़ी सी खूबसूरती डिस्क्राइब। तो ये है मेरे पास जो क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन की शेप के अंदर कि ड्रा हिस्टोग्राम फ्रॉम द क्लासेस। तो ये इस तरह आप लोगों ने इसे डिस्क्राइब करना। याद रखें थोड़ा सा डिस्क्राइब करो बार चार्ट और हमारे पास हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क होता है। बार चार्ट के अंदर मेरा बेटा थोड़े से गैप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डाटा दिया तो ये हमारे पास गैप की सूरत में जो होगा दिस इज बार चार्ट और दिस इज कॉल्ड द हिस्टोग्राम। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहते हैं फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ द मिस्टेक ऑफ द 20 टाइपिस्ट ऑफ अ टेस्ट। ये एक टेस्ट दिया हुआ है तो उसके अंदर उसने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कहते हैं कि एक तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, दूसरी मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो सबसे पहले इसको जब आप लिखते हैं आपने देखना होता है कि इसकी लोअर लिमिट क्या है। तो मेरा बेटा सबसे लोअर लिमिट जो इसके अंदर दी हुई है 0 और सबसे मैक्सिमम जो लिमिट दिया वो 4 है। तो आप क्या करेंगे एक्स पहले ड्रॉ करेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। पिछली क्लासेस में आप ये पढ़ते आए हैं। यहाँ पे आप टेलीमार्क बनाएंगे। टेलीमार्क में इसका मतलब है 0 कितनी दफ़ा है 5 टाइम्स, 1 कितनी दफ़ा बेटा 6 टाइम,
2 कितनी दफ़ा है 4 टाइम, 3 कितनी दफ़ा है 4 टाइम और 5 मेरा बेटा कितनी दफ़ा है 1 टाइम। तो ये था फ्रीक्वेंसी बनाने का आसान तरीका। द नेक्स्ट वन जो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 5 और 6 मेरा बेटा कितने हो गए 11, शाबाश। 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 और 1 कितने होते हैं 20। याद रखें जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। तो लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसका फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम एफ, यानी फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 20, इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय 20, 4 डिवाइडेड बाय 20, 4 डिवाइडेड बाय 20 एंड 120। तो जब आप इसे डेसिमल पे डिस्क्राइब करेंगे तो याद रखिएगा मेरा बेटा टोटल आंसर हमारे पास किसके बराबर होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप हमारे पास x डाटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, और लास्ट जो उसने क्वेश्चन मेरे से पूछा था दिस इज क्या कहता है कि मुझे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो ये था मेरा बेटा आज का पेपर। आई होप सो आपने बड़े अच्छे तरीके से पेपर्स को अटेम्प्ट किया होगा, बड़े अच्छे तरीके से समझा भी होगा। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जब ये पेपर आपने पूरा कर लें, वीडियो पूरी आप देख लें, इसके आंसर्स बिल्कुल मैनेज कर लें, इसको अपने पास डाउनलोड कर लें, सेफ साइट पे अपने पास रखते हैं। कल को आने वाले जूनियर्स के लिए ये आपको बड़ी हेल्पफुल होगी, उन्हें भी बताएं। अपने वो दोस्त जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, आप उन्हें पेपर डाउनलोड करके अपने घर बुला के उन्हें दिखा सकते हैं। कोशिश करें अपनी फेसबुक पे, अपनी यूट्यूब पे मैक्सिमम इसे शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यूनिक का हिस्सा हैं या यूनिक का हिस्सा नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये हमारी वीडियो जाए ताकि सारे लोगों को इससे इस्तेफादा हासिल हो। तो मेरा बेटा ये एक सदका जारिया है। आखिर में फिर वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, बल्कि इस पूरी दुनिया के लोगों को, जो भी जिस भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, अल्लाह ताला सबको इस वबा से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके साथ कराम, आपके वालदैन, मेरे साथ कराम, मेरे वालदैन को खैर औफियत की ज़िंदगी दे और हमेशा हमारे लिए खुशियों का बायस बने।